ओके जी, अरीशा वापस नहीं आई अभी तक। शुरू कर लेता हूँ, चले मैं, आ जाएंगी वो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझा ये रहा था इतनी देर से कि आज रेनबो कंपनी अपनी जिम्मेदारी को खुद अदा कर रहा है। लोगों को उसे देने थे 50,000 70,000, लेकिन वो लोगों को दे रहा है 1,20,000। बताओ, रेनबो कंपनी को फायदा हो रहा है या नुकसान? नुकसान। नुकसान। अच्छा, अब बात यह है कि ये वाला काम कब करना है। तो भाई हम पहली एंट्री किस चीज की बनाते थे, याद दिलाओ? एसेट और लायबिलिटीज वो ट्रांसफर बनाएंगे। करने की। दूसरी एंट्री किस चीज की बनाते थे? परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करने की। रिसीव करने की। वो भी बनाएंगे। और थर्ड स्टेप पर हम इस लायबिलिटी को पे करके दिखाएंगे, जो यहाँ लिखी नजर आ रही है। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। जी सर। लायबिलिटी को पे करेंगे तो लायबिलिटी कहाँ होती है आमतौर पर? क्रेडिट साइड। खत्म करते हुए, पे करते हुए डेबिट साइड। बॉन्ड्स पेबल डेबिट हो जाएगा 70,000 रुपए से। और हम कहेंगे लेकिन हमने कैश तो दिया कितना? 120। तो जो डिफरेंस आया वो एक टेम्परेरी अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट, और उस टेम्परेरी अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है? रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपसे कोई पूछे रियलाइजेशन अकाउंट की क्या नेचर है, तो आप कहेंगे रियलाइजेशन टेम्परेरी अकाउंट है, इसमें प्रॉफिट या लॉस पड़ा हुआ होता है। और किस वक्त का प्रॉफिट लॉस? बिजनेस को खत्म करते वक्त का। तो आज जब हमने बॉन्ड होल्डर्स को रुखसत किया तो वो लोग 70,000 रुपए में नहीं माने, उन्हें हमने दिए 1,20,000, हमें 50,000 का हुआ नुकसान। ये नुकसान हो या फायदा, मिलेगा तो किसे, बर्दाश्त तो किसे करना पड़ेगा? छोटी कंपनी, ओनर्स को। अरीशा तुमने पहले कुछ और बोला। छोटी कंपनी के ओनर्स को बोला। अच्छा, ये बोलनी थी, छोटी कंपनी का ओनर्स। डेफिनेटली जिस कंपनी को फायदा या नुकसान हो रहा है उसी कंपनी के मालिकान उसे एंजॉय या बेयर करेंगे। तो अब तुम लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि मैंने तीसरे नंबर पर शेयर होल्डर इक्विटी को क्यों क्लोज नहीं किया, क्योंकि अभी फायदे नुकसान होने के और इम्कान हैं। तो हमने तीसरे स्टेप में जब लायबिलिटी पे की तो हमें नुकसान हुआ, ये नुकसान। और पहली एंट्री में अगर कोई फायदा या नुकसान हुआ है, सारे फायदे नुकसान जमा करके एक साथ क्लोज किए जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि शेयर होल्डर को फाइनली कितने पैसे देने। क्लियर है तमाम लोगों को? आगे बढ़ जाऊं? जी सर। अच्छा, Yes, इसके sir. बाद यस सर। इसके बाद एक नई चीज और सुन लो, फिर बस कंप्लीट हो जाएगा सवाल। फिर मैंने सिर्फ सॉल्यूशन आपको शो करना होगा। लिक्विडेशन एक्सपेंस 10,000 रुपए का अदा करेगी कौन? रेनबो कंपनी लिमिटेड। रेनबो कौन है? छोटी कंपनी। सर लिक्विडेशन एक्सपेंस क्या होता है? अभी लिक्विडेशन एक्सपेंस आज की क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, खत्म नहीं होगा। अभी लिक्विडेशन एक्सपेंस और सवालों में आएगा इंशाल्लाह। और अगर अल्लाह ने हिम्मत और मौका दिया तो मेरी कोशिश होगी कि किसी तरह मैं एक 40 मिनट की और क्लास रख लूँ, चाहे वो मैं जुमरात जुम्मा हफ्ता में किसी दिन रख लूँ या फिर इतवार को रखूँ, जैसे भी मेरे लिए फिजिबल हो। अगरचे कि मेरा शेड्यूल वक्त के साथ साथ टफ होता जा रहा है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ऑनलाइन पढ़ाना कितना मुश्किल काम है। जैसे आपके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है ना, आप पढ़ने के लिए इतनी देर बाद एग्री हुए हैं कि चलो ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं, मजबूरी है। यकीन करें, ऑनलाइन पढ़ाना आसान नहीं है, बहुत ऐसी की तैसी हो जाती है। ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बात ही अलग है, क्लास में खड़े होकर पढ़ा दिया, उसके बाद बरीस जमा हो गए। लेकिन यहाँ तो पढ़ाने के बाद लेक्चर भी अपलोड करना है, बच्चों को वीडियो भी देनी है, उसको देखना भी है प्रॉपर तरीके से, सब चीज़ें। तो बहरहाल अब बस मेरी बात ये सुने, लिक्विडेशन एक्सपेंस क्या होता है? कारोबार को खत्म करते वक्त का खर्चा। लिक्विडेशन एक्सपेंस क्या होता है? कंपनी को खत्म करते वक्त का खर्चा। जिस तरह कंपनी को बनाते वक्त बेतहाशा खर्चे होते हैं, इस तरह कंपनी को खत्म करते वक्त भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। SECP में जाके कंपनी को डी रजिस्टर करवाना होता है, कंपनी का नाम क्लोज करवाना होता है, सही है। और इसी तरह जो कंपनी को ख़त्म करने का अमल किया जाता है, तो कंपनी को ख़त्म करने के अमल के लिए कुछ लोगों की खिदमात ली जाती हैं, लीगल कंसल्टेंसी ली जाती है, लॉयर की खिदमात ली जाती हैं, इनकम टैक्स कंसल्टेंट की खिदमात ली जाती हैं कि भाई हम कंपनी ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि बाद में कोई क्लेम कर दे कि भाई इस कंपनी के ऊपर इतने रुपए टैक्स था, इनका इतना सेल्स टैक्स है, या इनके ऊपर तो ये केस हुआ था। तो सारे मामला जो है हम जो है मुख्तलिफ लोगों की मदद लेके सॉल्व करवाते हैं, और सबसे NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इस तरह की चीज़ें लेते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको मैं एक आइडिया देने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब लोग जब हमारे लिए काम करते हैं तो ये सब फीसबिलिल्लाह काम करते होंगे। टैक्स कंसल्टेंट, लॉयर,
जो हमारी कंपनी को बंद करने में हमारी मदद कर रहा है, ये सब लोग हमसे क्या लेते होंगे? अपनी फीस। तो इसका मतलब जब इन्हें फीस देंगे तो आसान लफ्जों में तो हमारा क्या होगा? आसान लफ्जों में खर्चा। खर्चा। लेकिन मजे खर्चा। की बात है, क्या मैं आपके ख्याल में आप खर्चा रिकॉर्ड करूं? अबे अगर मैं खर्चा रिकॉर्ड करूंगा तो फिर खर्चे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के बाद उसे क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करूंगा तो फिर वो, क्योंकि आपको इनकम तो होगी नहीं, तो एक्सपेंस को क्लोज करूंगा, फिर इनकम को क्लोज करूंगा, फिर डिफरेंस आएगा, फिर वो मालिकान को दूंगा। तो आज क्योंकि बिजनेस ही खत्म हो रहा है तो कोई एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट नुकसान को किस अकाउंट में डाल दो? अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन और अकाउंट। और अगर इसी तरह कभी फायदा हो रहा हो, अगर कभी क्या हो रहा हो फायदा, तो फायदे को फायदा अकाउंट में डालना है। रियलाइजेशन अकाउंट। बस नुकसान रियलाइजेशन में आएगा तो डेबिट में होगा, फायदा रियलाइजेशन में आएगा तो हमेशा क्रेडिट साइड। क्रेडिट। क्रेडिट में। तो आज वो कह रहा है लिक्विडेशन का खर्चा खुद कौन अदा कर रहा है? रैम्बो कंपनी। यानी छोटी कंपनी अदा कर रही है। तो छोटी कंपनी कहेगी मेरे नुकसान में मजीद हुआ, इजाफा। तो बस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेगी और कैश क्रेडिट करेगी। मैं आगे एक बात और इसमें ऐड करूं, लेकिन वो फिर मसला ये कि आप भटक ना जाएं, तो मैं जानबूझ के ऐड नहीं कर रहा हूं। बस मैं यहीं पर इस बात को मुकम्मल करके अब रिक्वायर्ड पढ़ा देता हूं कि करना क्या है सवाल में। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रेनबो कंपनी लिमिटेड एंड पार्क लेन। यानी आज हमें दोनों कंपनी के बुक्स में एंट्रीज बनानी है। उसने वैसे भी परचेज कंसिडरेशन निकालने को नहीं कहा और ना ही हमें निकालने की जरूरत है। चलो बस, तो सबसे पहले रेनबो कंपनी की बुक में एंट्रीज बनाना शुरू करें। इजाजत है आपकी तरफ से? यस सर। यस सर। अब आप मुझे बताएं कि रेनबो कंपनी के पास सबसे पहले जो है एसेट जो है वो एसेट ट्रांसफर होंगे। लेकिन एसेट जब ट्रांसफर होते हैं तो वो तो कौन सी साइड पे लिखे जाते हैं? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। तो क्या एंट्री बनाते हुए पहले क्रेडिट लिखते हैं? नो सर, डेबिट। नहीं, डेबिट लिखते तो हैं। मैंने कहा चलो भाई एक काम करते हैं, पहले लायबिलिटीज देख लेते हैं। तो जाएं जरा देखें कितनी लायबिलिटियां आज सवाल में। जो सवाल करूं वही जवाब दो। देना है। हाँ, very दो good। हैं। आज सवाल में कितनी लायबिलिटी है? अकलमंदाना जवाब आया सर 2। पहली अकाउंट पेबल और पहली बॉन्ड्स पेबल और दूसरी अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल। दोनों लायबिलिटी को डेबिट में लिख दूं? यस सर। नो सर, नो सर, एक क्या मैं लिखनी दोनों लायबिलिटी को डेबिट में लिख दूं? एक लिखनी है। है। एक लिखनी है। सामिया तुम बोल यस सर। सर मैंने बोला था। नहीं बेटा, आपने तो ऐसे आपने तो मतलब क्या कहना चाहिए कि आपने तो जुबानी बोला था ना। आप तो अनम्यूट करके बात कर रही हैं। सामिया लिख लिख के बात करती है मुझसे, उसका जरा पर्दा है। तो सामिया कह रही है कि सर एक क्यों? सामी बोली सर एक क्यों? अब उसका जवाब कौन देगा? अरीशा ने एमन देगी। क्योंकि हम बॉन्ड। चलो बिस्मा दे रही है। अच्छा बिस्मा तुम दे दो, तुम भी जवाब देने में बहुत तेज हो गई हो। दो जवाब। क्योंकि सर बॉन्ड से भी हम बाद में पे करेंगे ना, रेम्बो कंपनी खुद पे करेगी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अबे सामिया अगर तेरी नींद पूरी हो गई है, स्कूल जा रही है क्या आजकल? है स्कूल जा रही है ना, इसलिए थक जाती है बेटा तू। मेरा बच्चा, वो बॉन्ड्स पेबल तो छोटी कंपनी बाद में सेटल करेगी ना मेरा बच्चा, है? हाँ ना, वो बाद में सेटल करेगी, बाद में पे करेगी। अभी छोटी कंपनी अपनी लायबिलिटी जो उसके हवाले कर रही है वो सिर्फ अकाउंट पेबल है, और बॉन्ड पेबल को ये खुद सेटल करेगी। तो आप सब इजाजत देते हैं, डेबिट में क्या लिखना चाहिए बोलें? अकाउंट्स पेबल। तो आप लोगों को ये लिखा हुआ नजर तो नहीं आ रहा कुछ भी? नो सर। आ रहा है? चलो मिटा दिया बस, अब खुश हो जाओ। तो सबसे पहले डेबिट में क्या आया बोलो? अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल। पेबल। सबसे पहले डेबिट में अकाउंट पेबल आया और इसकी अमाउंट आ गई कितनी? 10,000। 10,000। 10,000। अब बताओ और क्या सर आएगा? मेरे पास 70,000 है। तुम्हारे पास 70,000 है। आप स्केल यस सर। 10,000 बॉन्ड्स पेबल। सर बॉन्ड्स पेबल है। नहीं, अकाउंट्स पेबल 70,000 है और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है 10,000 का। हाँ तो हमारे पास भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। अच्छा हाँ सही बोल रही हो लड़की, तो मुझे याद पड़ता है इसमें कोई चिरांद हुई है मुझे लगता है 5 ईयर में, है ना? चलो अभी मैं इसको वही कर लेता हूँ। 5 चेक्स हुई हुई, मेरी में भी गलत लिखा हुआ है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और अच्छा ओके ओके ओके, हाँ सही है। ये सबके पास 5 ईयर एक जैसी नहीं है ना? इस सवाल में मिस्टेक है, याद आ गया। अच्छा हुआ, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस्टेक क्या है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है ना,
वो मैंने बच्चों को लिखवाया ही नहीं। सही है, आप अपनी अपनी फाइवर में सही कर लो सब लोग, ठीक है। अब क्या क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। पहले 5 ईयर सही करो, 5 ईयर में मिस्टेक है। अच्छा, किसी को तसल्ली करनी है ना कि मिस्टेक है या नहीं, किसी को तसल्ली करनी है अगर, तो बेटे वो क्रेडिट साइड का टोटल करके देख ले, टोटल मैच ही नहीं होगा। करके देख लो जल्दी से शाबाश। चलो अरीशा कर रही हो टोटल? यस सर। पेमेंट टोटल क्रेडिट का सर टोटल। लेकिन मेरे पास तो अरे 5 ईयर में लिखा हुआ तो है, लेकिन वो गलत लिखा हुआ है ना मेरा बेटा। तुम डेबिट का टोटल देखो, 5 लाख बन रहा है, चेक सर करो, 12,50,000 आ रहा है ना। तो इसका मतलब है डेबिट का टोटल तो 5 लाख बन रहा है, क्रेडिट का टोटल गलत लिखा हुआ है। समझ आई बात? यस सर। क्रेडिट का टोटल गलत यस लिखा। सर। एक मिनट में काम है। क्रेडिट का टोटल मैच गलत लिखा हुआ है। क्रेडिट का टोटल जो मैं बोलूं शराफत से वो मान लो। सही है, क्रेडिट में मैं नाम लेता हूं, तुम अपनी फाइवर में करेक्शन करोगे मेरे साथ साथ? यस जी सर। सर। मेरे मुताबिक शेयर कैपिटल की अमाउंट है 2 लाख रुपए, तुम लोगों ने भी लिख ली। यस सर। मेरे मुताबिक शेयर प्रीमियम की अमाउंट है 30,000 रुपए। यस सर। मेरे मुताबिक अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अमाउंट है 30,000 रुपए। यस सर। जनरल रिजर्व की अमाउंट है 20,000 रुपए। यस सर। रिटेन्ड अर्निंग की अमाउंट है 1,40,000 रुपए। यस सर। रिटेन अर्निंग 1,40,000 के बाद बॉन्ड्स पेबल 70,000 रुपए है। यस सर। बॉन्ड्स पेबल के बाद अकाउंट पेबल 10,000 रुपए है। यस सर। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वाली लाइन को बिल्कुल काट दो, कट कर दो, अमाउंट भी कट कर दो। अच्छा, सामिया कह रही है सर बैड डेट्स नहीं सर मेरे पास। बेटे बैड डेट्स आपके पास नहीं है तो लिख लो सामिया, सबकी फाइवर में आगे पीछे है ना चीजें, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है तो करेक्शन कर लो, क्या हो गया। आप अपने पास से लिख लो, मैं फिर बोल देता हूँ। सामिया सुनो, क्रेडिट में शेयर कैपिटल 2 लाख, शेयर प्रीमियम 30,000, अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी 30,000, जनरल रिजर्व 20,000, रिटेन अर्निंग 1,40,000, बॉन्ड्स पेबल 70,000 और अकाउंट्स पेबल 10,000। सामिया क्लियर है? सुन लिया तुमने? आगे बढ़ूं? ओके, तो अब बताओ अगर 5 ईयर में करेक्शन कर लिए तो अकाउंट पेबल 10,000 रुपए से डेबिट हुआ। रिफत सही है भाई? अब आप मेरे साथ हैं? Yes, sir. ओके, अकाउंट पेबल डेबिट करने के बाद मैंने कहा और तो कोई लायबिलिटी नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो कोई कॉन्ट्रा एसेट है? बताओ कॉन्ट्रा एसेट, नहीं आ रही। कोई कॉन्ट्रा एसेट है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट। तो जब अकाउंट रिसीवेबल ही हमारे पास नहीं, अलाउंस फॉर बैड डेट। जब अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास नहीं रहेगा तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी खत्म होना चाहिए। तो हमने कहा अलाउंस फॉर बैड डेट्स को खत्म करते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर कॉन्ट्रा एसेट। कहाँ होता है आमतौर पर? क्रेडिट साइड। हम खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट। डेबिट। आप देख रहे हैं हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट में लिखा हुआ है। उसके बाद रेनबो कंपनी कहेगी आज मेरी चीजें खत्म हो रही है तो मुझे बदले में कुछ मिलेगा या नहीं? बोलो। यस सर। मुझे बदले में कुछ मिलेगा? याद है कितने रुपए मिलेंगे इसको टोटल, या भूल गए? 4 लाख। 4 लाख। रिसीवेबल फ्रॉम पार्क लेन 4 लाख रुपए लिख लिया, यहाँ तक क्लियर। लायबिलिटी, कॉन्ट्रा एसेट और रिसीवेबल रिकॉर्ड हो गया। अब ये बोलेगा Yes, इसके पास से इसके क्या गए, इसके पास से इसके क्या गए? एसेट। एसेट। तो पहला Assets. एसेट। पहला एसेट बताओ। वैसे इसका सबसे पहला एसेट कौन सा लिखा है? कैश। बिल्डिंग। नहीं, सबसे पहला लिखा कौन सा है? कैश। Cash. कैश। लेकिन हम कैश नहीं नहीं देंगे। नहीं लिखेंगे। कंफ्यूज हैं आप? नहीं लिखेंगे? नो सर। कैश बड़ी कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया। नहीं किया। नहीं किया। सबसे पहले नहीं क्रेडिट किया। अकाउंट रिसीवेबल लिखूं, इजाजत है? Yes, sir. रिसीवेबल कितना लिखूं? जितना बुक में लिखा हुआ था Yes, एग्जैक्ट वही अमाउंट लिखेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल 50,000 क्रेडिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,20,000 क्रेडिट। 2 क्रेडिट एक साथ शो कर दूं आपको? यस सर। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, ठीक है। और अकाउंट रिसीवेबल के अलावा हमने और क्या बोला है? अकाउंट रिसीवेबल के अलावा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा सर, इनको ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने लिखना है बस सबको। तो और क्या क्या क्रेडिट हुआ जनाब? बस मेरे मुताबिक
मेरे मुताबिक लैंड क्रेडिट हो गई, बिल्डिंग क्रेडिट हो गई, मर्चेंडाइज क्रेडिट हो गई और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। ये बताएं, ये चारों समझ में आ रहे हैं आपको ईमानदारी से? यस सर। यस सर। अब जरा देखिएगा, तवज्जो चाहिए मुझे आप सब लोगों की। इन सब का टोटल आपको मेरे पास मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये छोटा सा सम लिखा है आगे, और क्या लिखा हुआ है? 4,30,000। 4,30,000। 4 लाख। इसका मतलब है छोटी कंपनी कह रही है मेरे पास से जो चीजें गई वो 4,30,000 की बनती हैं। 4,30 में से कॉन्ट्रा एसेट कितने का था? 30,000। 30,000। 30,000 का। 30,000 का। और अकाउंट पेबल कितने का था? 10,000। तो 10,000। 4,30 में से 40,000 को कर दीजिए लेस। फाइन। तो कितने रुपए इसे लाजमी मिलने चाहिए, सोच के बताएं। 3,90,000। वेरी गुड, 90,000। एक्सीलेंट। बाकी लोग समझ रहे हैं इस बात को या नहीं? नहीं समझ रहे तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ। आज देखो, छोटी कंपनी कह रही है मेरे पास से जो मेरे एसेट गए वो कितने के गए, टोटल कितने के एसेट लिखे हुए हैं ये सारे, इनका टोटल ये रहा 4,30,000। और मैंने जो मेरी लाइबिलिटी खत्म हुई और मेरा जो कॉन्ट्रा एसेट खत्म हुआ वो कितने के बनते हैं? 30 और 10 40। तो 4,30 में से अगर मैं 40,000 को लेस करूं तो जवाब आया 3,90,000। इसका मतलब है छोटी कंपनी कहेगी मुझे लाजमी कितने पैसे मिलने चाहिए, बोलो। 3,90,000। लेकिन ये क्या, आज इसे मिल रहे हैं कितने? 4 लाख। तो इसका 4 लाख। मतलब छोटी कंपनी को अपना वजूद खत्म करने पर हो रहा है लॉस। प्रॉफिट। लॉस हो रहा है। अबे इसको प्रॉफिट। सॉरी। मिलने चाहिए थे कितने, 3,90,000। और इसे मिल रहे हैं 4 लाख। तो इसे नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी सर, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसकी औकात से, ज्यादा मिल रहे हैं। तो जब औकात से ज्यादा मिलेगा तो फायदा होगा। फायदा इनकम के जैसा होता है, कौन सी साइड पे होगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। तो एंट्री बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पर अपने पास से पैसे लिखने पड़ेंगे। एंट्री बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पर अपने पास से पैसे लिखने पड़ेंगे, और एक अकाउंट भी लिखना पड़ेगा। अकाउंट का नाम बोलोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, और 10,000 रुपये अमाउंट आ गई। समझ आई पहली एंट्री? यस सर। नहीं आई तो बड़े इत्मीनान से बोल दो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा समझा सकता हूँ। आ गई समझ सर। सब लोगों को जी सर। ये समझ आया कि इसे आज औकात से ज्यादा मिल रहे हैं तो इसलिए 10,000 रुपये फायदा हुआ है। अच्छा, इसको एक पाकिस्तानी तरीका भी है अटेम्प्ट करने का। अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो कि इसे फायदा हो रहा है या नुकसान, तो आप क्या करें, जब ये एंट्री बनाएं तो एक लाइन बीच में छोड़ दें। क्या करें, बीच में एक लाइन, यानी तमाम डेबिट लिखने के बाद क्या करें, एक लाइन ब्लैंक छोड़ दें। और जब आप सारी चीजें लिख लें तो आप सबसे आखिरी चीज लिखने से पहले आप ये मेक श्योर करें कि दोनों साइडें बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो समझ जाएं कि वो जो लाइन आपने छोड़ी है वहां रियलाइजेशन या तो डेबिट में आएगा या रियलाइजेशन क्रेडिट में आएगा। ये वाली बात समझ नहीं आई, मुझे लग रहा है आप लोगों के मुंह बन गए। आ गया सर। समझ आ गई? आगे। लेकिन क्योंकि देखें ये सवाल तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे पता है कि इसमें फायदा होना था। लेकिन जब आप बीइंग अ स्टूडेंट सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो क्या आपको पहले से पता होगा फायदा हो रहा है? क्या आपको पहले से पता होगा नुकसान हो रहा है? हो सकता है कभी फायदा हो, कभी नुकसान और कभी कुछ भी ना हो। ना हो। तो अकलमंदाना तरीका क्या है कि आप एक लाइन बीच में ब्लैंक छोड़ें, सारी चीजें नीचे लिखें, लेकिन आखिरी चीज लिखने से पहले ये चेक कर लें कि दोनों साइड है। अगर ऑटोमेटिकली बराबर है तो वो आखिरी चीज यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिख दें। और अगर बराबर नहीं है तो फिर आप समझ जाएं कि रियलाइजेशन या तो डेबिट में आएगा या रियलाइजेशन क्रेडिट में आएगा, या तो छोटी क्रेडिट कंपनी में को आएगा। फायदा होगा या नुकसान। बोलो आगे बढ़ूं? क्लियर हो सब लोग? यस सर। जी सर। यस सर। अच्छा, अगर क्लियर हो तो बस फिर आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड एंट्री हमारे पास किस चीज की बनती थी, आपको याद है? परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करने की। तो आज इसे परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या मिलेगा बताएं। कैश और शेयर्स। कैश और शेयर। तो आप देख रहे हैं एग्जैक्ट वही अमाउंट लिखी हुई है, कैश 1,00,000 रुपए और 3,00,000 रुपए के शेयर्स। और रिसीवेबल जो राइट था कितने रुपए लेने का, 4,00,000, वो राइट इनके पास से चला गया। आ रहा है। कोई एतराज? नो सर।
तीसरी एंट्री अगर आप गौर से देखें तो ये देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये पहले ही बनवा चुका हूँ, आपके दिमागों में याद करें। अच्छा, अब बीइंग अ स्टूडेंट आपके दिमाग में होगा यार तीसरी एंट्री तो शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज करने की होगी, लेकिन आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको याद होगा कि आपके कितने एसेट अभी ट्रांसफर नहीं हुए, एक कैश ट्रांसफर नहीं हुआ और एक आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। तो आपने कहा चलो जिम्मेदारी खत्म करते हैं, तो बॉन्ड्स पेबल 70,000 था, लेकिन डेबिट भी 70,000 से हुआ। एतराज? नो सर। कैश कितना दिया? 1,20,000। कंपनी को हुआ नुकसान। नुकसान को किस अकाउंट में डाला? रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ छोटी कंपनी को हुआ था फायदा। प्रॉफिट। यहाँ हुआ नुकसान। क्लियर है? यस सर। उसके बाद छोटी कंपनी ने अपने मरने के खर्चे, तदफीन के खर्चे भी खुद ही अदा किए अपनी जेब से, याद है? लिक्विडेशन एक्सपेंस किसने पे किए थे? रेनबो कंपनी ने, याद आया? तो रेनबो कंपनी के खर्चे में मजीद हुआ, नुकसानात में मजीद हुआ इजाफा। आप फोर्थ एंट्री समझ गए अल्लाह के हुक्म से? ये किस चीज की है? टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस। आप नरेशन लिखना चाहें तो लिख लें, लेक्चर बाद में देख के लिखना चाहें बाद में लिख लें। क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस। और इसकी नरेशन क्या होगी? टू रिकॉर्ड सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल। टू रिकॉर्ड सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल। सेटलमेंट की स्पेलिंग मुश्किल लगती है तो लिख लें टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल। और इसकी नरेशन टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस। ईमानदारी से बताएं ये एंट्री भी समझ आ गई सब बच्चों को? यस सर। यस सर। पर लिक्विडेशन एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा? खर्चा लिखूंगा तो खर्चे को क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करके फिर प्रॉफिट और लॉस निकाल के फिर वापस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। तो मैंने कहा सारे फायदे नुकसान कहाँ जमा कर रहे हैं हम? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अगेन डेबिट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं अभी तक कितना नुकसान हो चुका है तो आपका जवाब क्या होगा? अभी तक 10,000। नुकसान अभी तक 60,000। 60,000। अभी तक कितना नुकसान हो चुका है? 60,000। और अभी तक कितना फायदा हुआ है? 10,000। तो फाइनल इफेक्ट क्या होगा? अभी तक क्या हुआ है? सिर्फ नुकसान। नुकसान। कितना नुकसान? 50,000। 50,000। और ये 50,000 नुकसान यकीनन अब कौन बेयर करेंगे? बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी। क्यों भाई? जो भी फायदा नुकसान होता है वो किनका होता है? एमन? रेनबो कंपनी। छोटी कंपनी का। छोटी कंपनी नहीं, जो भी फायदा नुकसान होता है वो शेयर होल्डर का होता है मेरा बेटा। फायदा नुकसान हमेशा किसका होता है? शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर का। तो आज छोटी कंपनी जब अपनी शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज करेगी अगली एंट्री में, तो वो इस रियलाइजेशन अकाउंट को भी साथ साथ क्या करेगी? क्लोज। क्या करेगी इसके साथ साथ? क्लोज। कौन से अकाउंट को? रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप मुझे बता सकती हैं, अब हम अगली एंट्री बना रहे हैं शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज करने की। बताइएगा पहला शेयर होल्डर इक्विटी आइटम 5 में क्या लिखा हुआ था? शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल। बिस्मा पहला क्या लिखा था बेटा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। कितना? 2 लाख। कामिया तुम्हें समझ आ रहा है? उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ था? शेयर शेयर प्रीमियम। प्रीमियम। ये सब आमतौर पे कहाँ पाए जाते हैं? क्रेडिट साइड। हम इनको लिख रहे हैं डेबिट साइड। कि हम इन्हें खत्म कर रहे हैं। क्लोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। रिटेन अर्निंग भी आमतौर पे क्रेडिट में होता है शेयर होल्डर इक्विटी, लेकिन हमने उसे भी कहाँ लिख दिया? डेबिट साइड। को भी कहाँ लिख दिया? डेबिट साइड। तो आप सबको ये क्लियर है कि ये चारों डेबिट में क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज कर रहे हैं। अब हम जब इन्हें क्लोज कर रहे हैं तो हमने कहा वो जो एक अकाउंट हमने टेम्परेरी खोला है जिसमें क्या पड़ा है? फायदा या नुकसान। यार वो भी तो साथ साथ क्लोज करें ना, वरना अगर शेयर होल्डर इक्विटी क्लोज हो गई तो वो फायदा नुकसान किसे देंगे? शेयर होल्डर। सारा फायदा नुकसान शेयर होल्डर का होता है। तो हमने कहा आओ एक बार फिर चेक करते हैं। पहले रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 10,000, फिर रियलाइजेशन डेबिट हुआ 10,000। 10,000 क्रेडिट, 10,000 डेबिट, कैंसिल हो गया। यस सर। तो रियलाइजेशन अभी भी डेबिट में कितने रुपए ज्यादा है? 50,000। 50,000। ये क्या शो कर रहा है कि बिजनेस को खत्म करने पर क्या लॉस। इस लॉस को कौन बेयर करेंगे? शेयर होल्डर्स। तो इस लॉस को मैं डेबिट से उठा के कहाँ फेंकूं? क्रेडिट। ये देख लो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में लिखा हुआ है। समझ आया? अगर आ गया
तो आखिर में देखो मैंने फिर क्रेडिट में क्या लिखा, शेयर होल्डर अकाउंट। ये वही एंट्री नंबर 3 है, ये वही एंट्री नंबर 3 है जो आज कौन से नंबर पे बनी है बोलो? 5 नंबर पे। 5 पर। नहीं समझ आई तो बता दो, मैं दोबारा इसको समझा दूं। यार बच्चों एंट्री नंबर 5 अगर क्लियर नहीं है तो बेफिक्र होके पूछो। क्या मैंने बहुत बड़ी जंप लगा दी, आप लोग परेशान हैं? नहीं समझ आ रहा तो बता दो। ये एंट्री ईमानदारी से बताएं, समझ आई? रियलाइजेशन अकाउंट समझ आया कैसे आया? यस सर। तो बस फिर आखिरी एंट्री बनाते हैं अल्लाह के हुक्म से। आखिरी एंट्री में हमने कहा शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितने से? 3,40,000। कहना चाह रही हैं आप कह रही हैं, सामिया कह रही है सर मुझे एंट्री नंबर 3 समझा दें। सामिया एंट्री नंबर 3 में वो जो बॉन्ड्स पेबल था ना हमारा 70,000 का, हमने उसे सेटल किया 1,20,000 रुपए दे के। हमने तमाम बॉन्ड होल्डर को बोला कि भाई ये लो 1,20,000 रुपए लो और आज से तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो कंपनी को देने होने कितने थे? 70,000, लेकिन कितने दे के जान छुड़ाई? 1,20,000। तो कंपनी को 50,000 का नुकसान हुआ था। किस अकाउंट में डाला था? रियलाइजेशन। हर फायदा हर नुकसान कौन बेयर करेगा आखिर में? शेयर होल्डर। तो हमने शेयर होल्डर को ये 50,000 रुपए नुकसान दिया था, समझ आ गई? और ये 10,000 फायदा नुकसान आपस में कैंसिल हो गए थे, क्योंकि औकात से ज्यादा जो 10,000 मिले थे वो फायदा हुआ था और रियलाइज लिक्विडेशन का खर्चा अदा करने से नुकसान हुआ। तो 10,000 फायदा 10,000 नुकसान कैंसिल, अभी भी 50,000 नुकसान बचा हुआ था, उसे हमने शेयर होल्डर इक्विटी के साथ क्लोज कर दिया। यानी आसान लफ्जों में रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी बचेगा वो सबसे आखिर में क्लोज होगा। चाहे अगर रियलाइजेशन डेबिट में बचेगा तो क्रेडिट में लिखोगे, क्रेडिट में बचेगा तो अबे सो गए क्या? रियलाइजेशन क्रेडिट में बचेगा तो डेबिट में। रियलाइजेशन, अब उम्मीद करता हूँ 5वीं एंट्री क्लियर है। और आखिरी एंट्री किस चीज की है? सेटलमेंट की। शेयर होल्डर को पैसे दिए और बोला अल्लाह हाफिज फी अमान अल्लाह। तो शेयर होल्डर डेबिट किया 3,40,000 से। और कितने रुपए के शेयर लिए थे बताओ? शेयर होल्डर्स के लिए कितने रुपए के शेयर लिए थे बताओ? 3 लाख। तो 3 लाख रुपए के तो शेयर क्रेडिट हो गए। लेकिन अभी आप सब चिरान करेंगे, बोलेंगे सर कैश 40,000 क्यों लिखा है? सर कैश तो हमने कितना लिया था इनके लिए, याद दिलाएं? 1 लाख। अब इन्हें 40,000 क्यों दिया? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जरा कैलकुलेटर चलाइएगा, वक्त कम है हमारे पास। मुझे बताएं क्या रेनबो कंपनी के पास पहले से कैश मौजूद है? जल्दी बताएं, शाबाश। यस सर 70,000। अच्छा 70,000 और साइड पे होता है ये आमतौर पे? डेबिट साइड। डेबिट। अब आप मुझे देख के बताएं कि क्या किसी एंट्री में कैश आया है? पहली एंट्री में कैश डेबिट या क्रेडिट हुआ रेनबो की बुक में? नो सर। दूसरी में डेबिट या क्रेडिट हुआ? सर। यस सर। दूसरी में डेबिट या क्रेडिट हुआ? सर। डेबिट हुआ। 1 लाख। पहले से डेबिट में था 70। डेबिट हुआ है 1 लाख। तो पहले से 70,000 डेबिट में था, 1 लाख और डेबिट हुआ, टोटल डेबिट कितना हो गया? 1,70,000। 1,70,000। 1,70,000 में से फिर क्रेडिट हुआ कितना बोलो? 1,20,000। कितना 1,20,000। कितना रह गया? 1,50,000। अबे 1,20 माइनस करके 1,50 रह जाता है। 1,70 में से 1,20 माइनस करेंगे तो 1,50 बचेगा। तो नो 50 बचेगा। 50,000। सिर्फ 50 बचेगा ना मेरा बच्चा। 1,70 में से 1,20 चला गया मेरा बेटा, तो 50। यस सर 50,000। 50। फिर और कितना गया? 10,000। और फिर आखिर में चला गया 40,000। तो आखिर में आया आप लोगों की तरह जीरो। खत्म हो गया। इसका मतलब है यानी सारा कैश बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर यहाँ 40 के बजाय 30 आता, 35 आता, 50 आता तो हम कहते हैं हमने कोई गलती की है। अल्हम्दुलिल्लाह कैश का अकाउंट भी आखिर में खुद ब खुद हो गया क्लोज। सारा कैश बढ़ गया। क्लियर है आप सब लोगों को? यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें बेफिक्र, और नहीं है, और अगर नहीं है कंफ्यूजन तो जरा मुझे 1 मिनट एक सवाल देख लेने दें। अगर ये सवाल आपके बस में हुआ तो मैं आपके हवाले करता हूँ। हाँ, 2019 रेगुलर क्वेश्चन 1 की आप यास्मीन लिमिटेड की एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। सुना आप लोगों ने मैंने क्या कहा? सर मेरे पास नहीं है। तो आप जो है वो उससे अपना हफ्सा से कह के उससे बोले आप भेज दे, या ग्रुप पे किसी को कहें वो पोस्ट कर दे। सही है? या ये बच्चे ओके सर।
ये आप में से कोई बच्चा पोस्ट कर देगा तो मैं भेज दूंगा, या रिफत आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा पिक्चर, ठीक है। अच्छा ओके सर। बाकी सब बच्चे जो हैं वो 2019 के रेगुलर के क्वेश्चन 1 की सिर्फ छोटी कंपनी की एंट्री बनाएं। सर अगर बड़ी कंपनी की एंट्री भी बना लें तो भाई चैंपियन है आप लोग। बड़ी कंपनी की एंट्री मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, जब भी रखूंगा, ठीक है। और फिलहाल अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, हालांकि टाइम है, लेकिन मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों से अभी माजरत चाहूंगा। आप लोग जो है छोटी कंपनी की एंट्री ये वाली बना लें। अगर आप चाह रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो मैं इसको छोटा कर दूं, या फिर ये आप वीडियो से देख लेंगे खुद, मैं वीडियो अपलोड भी कर दूंगा। ये लें, छोटी कंपनी की एंट्री आपके सामने है सारी, 1 2 3 4 और 5 और आखिरी एंट्री है 6, राइट। तो अल्लाह के हुक्म से छोटी कंपनी की एंट्रीज बन गई हैं, बड़ी कंपनी में वही 2 एंट्री बनेंगी। अगली क्लास में आपको ये समझा दूंगा इंशाल्लाह, सही है। चलें आज के लिए इतना काफी। अल्लाह के हुक्म से आपसे बहुत जल्द इसी क्लास के कॉन्टेक्स्ट में दोबारा मुलाकात हो रही है। वैसे तो कल मुलाकात होगी, लेकिन एक मुलाकात दोबारा रखता हूँ कोशिश करके, ताकि ये थोड़ा सा जरा चैप्टर में आप चलना शुरू हो जाए। होमवर्क मिलेगा तो आप काम करेंगे ना, होमवर्क नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे। तो फिलहाल 2019 रेगुलर के क्वेश्चन की एंट्रीज बनाने की कोशिश करना। पहले 2018 की बड़ी कंपनी की एंट्रीज अगर तुम बना सको सब लोग तो बनाओ, नहीं बने तो छोड़ दो, लानत भेजो, और 2019 की छोटी कंपनी की एंट्री बना लेना, ठीक है मेरे बच्चों। ओके, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।